स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे कंपटीशन जीएस में, जिसमें हम अपने इंग्लिश को समझ रहे हैं, इंग्लिश को आगे बढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के डर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और जिस भी एस्पिरेंट को इंग्लिश में स्कोर नहीं आता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम पूरी ग्रामर और विद कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत ही लाभदायक और बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए, क्योंकि अगर आप दूसरों का भला चाहेंगे तो आपका भला खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में अगर हम बात करें क्या पढ़ेंगे, तो पिछले लेक्चर की पहले बात कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करी थी इंग्लिश की, और क्या पढ़ रहे थे, हम इंग्लिश को ही पढ़ रहे थे और इसके बेसिक्स को जान रहे थे। हमने इसके बेसिक्स को जानने की कोशिश करी थी, इसके बेसिक्स को जानने की कोशिश की थी, और इसी बेसिक को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी आज हम इंग्लिश का बेसिक इन्फॉर्मेशन खत्म कर लेंगे, यानी बेसिक चीजें सब चीज जान लेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है इंग्लिश के बारे में सब चीज समझ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोबारा आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है कॉम्पिटिशन विद जीएस, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसे सब्सक्राइब लाइक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो वीडियो शुरुआत होती है वो यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ हम सेंटेंस को स्टार्ट करा था पिछली क्लास में, और उसको ही समझेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो सेंटेंस को हम समझने वाले हैं। ठीक है, हम सेंटेंस को समझने वाले हैं। तो सेंटेंस को समझने वाले नहीं, बल्कि सेंटेंस को समझ चुके हैं हम। हमने पिछली क्लास में उसकी डेफिनेशन भी देख ली है। इसके डेफिनेशन के साथ क्या डेफिनेशन का मीनिंग है, क्या डेफिनेशन में समझाना चाह रही है, वो भी समझ चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं। जैसे सेंटेंस को हम पढ़ के आते हैं सबसे पहले कंप्लीट मीनिंग और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसे हमने स्ट्रक्चर या फिर सिंटेक्स भी कहा था, ये समझ में आ गया। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो आज बारी हम बात करेंगे सेंटेंस के काइंड्स एंड फंक्शंस के बारे में समझेंगे। सेंटेंस के काइंड्स एंड फंक्शंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहला जो है वो असर्टिव या फिर डिक्लेरेशन यू कैन से। ठीक है, असर्टिव या फिर डिक्लेरेशन, ये हमारा सबका सेंटेंस का पहला फंक्शन है। देखिए, जब हम इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। तो अफर्मेटिव, इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका जो नियम है, इसको बनाने का जो रूल है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये नियम याद रखना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का एक ही नियम, ये पॉजिटिव सेंटेंस का एक ही नियम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आगे के सेंटेंस में आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर को यूज करके हम किस तरीके से अपना एक सिंपल या फिर एक पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो राम इज राइटिंग अ लेटर, राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा पैटर्न है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वाला पैटर्न है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वाला ये पैटर्न है। ठीक है, और लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बताओ, ये चीज समझ में आ गई। अगर आपने ये चीज समझ ली, यानी ये वाला जो नियम है वो समझ लिया, आपका नैरेटिव बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल याद है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस याद है, बस यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए, यही चाहिए। नैरेटिव वो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम ये पहले पॉजिटिव का पढ़ के आए हैं, बस हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक नोट को लगाना है, जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर देगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम नोट का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से के बाद और मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसको अब इसका स्ट्रक्चर का यूज करके एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट क्या है, राम, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, नोट हमने एज इट इज लगाया, मेन वर्ब हमारा राइटिंग है, और ऑब्जेक्ट की बात करूं तो अ लेटर है। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस सिंबल की।
यानी इस सिंबल को लगाना नहीं भूलना है। ये सिंबल इंटरोगेटिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं और आप इस सिंबल का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका वो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए इंटरोगेटिव को समझते हैं। इसको हम दो टाइप से बना सकते हैं, एक हमारा क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लोज एंडेड को समझते हैं। क्लोज एंडेड ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, अगर मैं आपसे कोई भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछता हूं तो मुझे पता है कि आप आंसर क्या देने वाले हैं। मैं आपसे आंसर की एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं, वो भी क्या देने वाला वो मुझे पता है। कैसे? मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, मुझे पता है आपका आंसर यस या नो में ही आएगा। ठीक है, मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूं कि आपका आंसर यस या नो में आएगा अगर मैं आपसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछता हूं। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसका जो बनाने का तरीका है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मीनो प्लस ऑब्जेक्ट, इसको लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो आप जब देखोगे कि अफर्मेटिव से ही मिलता जुलता है, बस लास्ट में एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले गए। बात समझ में आ गई? इसका क्वेश्चन मैंने बना रखा है, हैव यू सीन द ताज। हेल्पिंग वर्ब हमारे हैव आ गई, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, मेन वर्ब सीन हो गया, ऑब्जेक्ट ताज हो गया और ये क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा दिया। क्वेश्चन में आपसे यही जो मैंने क्वेश्चन लिखा है यही मैं आपसे पूछता हूं, हैव यू सीन द ताज। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। फील करिए आप मेरे सामने बैठे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे हमारा आंसर अगर हमने देखा है तो यस होगा, नहीं देखा है तो नो होगा। यही तो मैंने कहा आपसे कि क्लोज एंडेड का जो आंसर है हमें या तो यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। ठीक है, जिसने देखा होगा वो यस कहेगा, जिसने नहीं देखा होगा उसने वो नो कहेगा। दूसरा समझते हैं ओपन एंडेड को। ओपन एंडेड बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्लोज एंडेड वाला स्ट्रक्चर एज इट इज लिख देंगे और क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर से पहले हम एक क्वेश्चन वर्ड का यूज कर लेंगे, तो हमारा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड मैंने ये लिख रखा व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव हो गई, सब्जेक्ट यू हो गया, मेन वर्ब सीन हो गई, ऑब्जेक्ट द ताज हो गया और क्वेश्चन वर्ड हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं व्हाट हैव यू सीन इन द ताज, व्हाट इज योर आंसर। फील करो आप मेरे सामने बैठे हो तो आंसर क्या दोगे? तो जो गया होगा सिर्फ तो वही आंसर दे सकता है और कोई आंसर दे नहीं सकता, और जो गया होगा उसने भी अलग अलग चीजें देखी होंगी। मुझे किसी के आंसर कॉमन भी देखने को मिल सकते हैं और किसी को जो चीज पसंद नहीं होगी वो उसने नहीं देखी होगी तो वो मुझे बताएगा नहीं कि मैंने वो देखा ही नहीं, मैंने तो ये चीज देखी, मुझे तो एक नई चीज पता चली। यानी सबके आंसर में डिफरेंट देखने को मिलेंगे और कभी कभार कॉमन भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कॉमन भी हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी हम इस क्वेश्चन को पूछ के ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हमारा आंसर क्या होगा या आप मुझे आंसर क्या देने वाले। बताओ, कर सकता हूं क्या मैं एक्सपेक्ट? नहीं कर सकता। कर सकता हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करता हूं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की एक खास बात है, वो है उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। आप कहोगे सब्जेक्ट नहीं होता तो सेंटेंस बनता कैसे है? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही सब्जेक्ट से होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट यहां पर वर्क करता है एज अ मिस्टर इंडिया। जैसे आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी, मिस्टर इंडिया मूवी में मिस्टर इंडिया दिखता नहीं है लेकिन होता है। ऐसे ही इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखता नहीं है लेकिन होता है। अब वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? ये हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, वो भी कौन सा? वो है हमारा यू। बात समझ में आ गई? अब इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो सबसे पहले वाले तरीके को समझते हैं, वो कैसे बनाया जा सकता है।
तो इनके नियम बहुत ही आसान होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इंपेरेटिव सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम इसी का नेगेटिव बनाना चाहें तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। सवाल ये आता है कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई शुड वी मेक इंपेरेटिव सेंटेंस? तो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने का जो मोटिव होता है वो होता है किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। किसी से ऑर्डर या किसी को ऑर्डर करोगे, ऑर्डर दोगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। कमांड, इंपेरेटिव सेंटेंस, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन, इन सब चीजों के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? एग्जांपल समझते हैं। आप कहते हो शट द डोर, क्या कहते हो? शट द डोर कहते हो, नहीं कहते हो? कहते हो किसी के हो शट द डोर। शट द डोर का मतलब क्या है, मैं क्या समझू? आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, और अगर आप ऐसे किसी को ऑर्डर देते हो तो आपको एक बदले में एक चीज मिल सकती है। क्या? आप मुझे ऑर्डर मत दीजिए, मैं ऑर्डर को कभी फॉलो नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से बातें करते हैं जब हमारे आपस में भाई बहन इस तरीके के ऑर्डर देने लग जाते हैं। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, और अगर आप इसी में प्लीज लगा देंगे, प्लीज शट द डोर, कृपया करके दरवाजा बंद कर दो, यानी आप यहाँ पे अब ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या? रिक्वेस्ट। अगर आप यहाँ पे प्लीज जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? प्लीज जोड़ देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प मी। किसी से मदद मांग रहे हो, हेल्प मी, मदद कर दो। तो कैसे करोगे? क्या ऑर्डर दोगे? ऑर्डर दोगे कभी हेल्प नहीं करेगा कोई भी। कमांड दोगे, एडवाइस दोगे, वार्निंग दोगे, प्रोविजन दोगे, कुछ भी नहीं दोगे। आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे। क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे। करोगे नहीं करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसी को बनाने का, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका है एक्सक्लेमेटरी, सॉरी, दूसरा तरीका है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये तरीका काहे के लिए यूज किया जाता है? काहे यूज किया जाता है भाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम क्यों यूज करते हैं? अगर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं, तो हम इस तरीके का यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? तो यहां तक कि हमारे कंप्लीट हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी 3 फंक्शंस किसके? सेंटेंस के। अब हम बात करेंगे फोर्थ फंक्शन सेंटेंस का, यानी फोर्थ फंक्शन ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका जो साइन होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, जो कि इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं? जैसे इसको यूज कैसे किया जाता है, जैसे व्हाट अ नाइस शॉट कहते हैं, व्हाट अ नाइस शॉट, व्हाट अ नाइस शॉट, क्या बेहतरीन शॉट है, इट इज, यानी है ना, ये कितना बेहतरीन शॉट है, व्हाट अ नाइस शॉट इट इज। अब बाद में आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा दिया, तो यानी आप बहुत ही अंदर से जोर लगा के कह रहे हैं व्हाट अ नाइस शॉट इट इज। बताओ, बात समझ में आई? एक लास्ट हम सेंटेंस के फंक्शन को समझेंगे, वो हमारा है ऑप्टेटिव। वो हमारा है ऑप्टेटिव। ओके, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्यों बनाते हैं? Why should we make optative sentence? तो किसी को विश, ब्लेस, कर्स, प्रे, इन सब चीज के लिए यूज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ठीक है, इसका बनाने का तरीका मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने का एक नियम या फिर रूल कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, सारी इच्छाएं पूरी करे। कहते हैं ना, जब बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हो तो ऐसे कर भगवान तुझे खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू।
लेकिन बस यही सेंटेंस हम हिंदी में सुनते हैं, होता है इसे इसे इंग्लिश में बनाने की कोशिश नहीं करते। इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा, मे गॉड ब्लेस यू। यानी किसी से भी आशीर्वाद लेते हैं तो वो कोई भी जो भी आशीर्वाद देता है तो वो किस सेंटेंस का यूज करता है, आप कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे खत्म हो जाते हैं फंक्शन किसके, सेंटेंसेस के। ठीक है, सेंटेंस के काइंड बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बस हमें सेंटेंस के काइंड यहीं तक पढ़ने थे, यहीं तक पढ़ने थे। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपकी नींव तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी नींव तैयार कर रहे हैं, यानी अगर हम अपनी नींव को मजबूत कर लेंगे तो उस पर बिल्डिंग बनाना बहुत ही आसान होगा। यानी अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ इंग्लिश के, लेकिन जब मैं इसमें चैप्टर्स पढ़ाना शुरू करूंगा वो आपके मजबूत होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम चैप्टर सीधा पढ़ने शुरू कर देंगे तो हमारे पीछे की जो बेसिक नॉलेज है वो छूट जाती है, और जब किसी चीज को बेसिक से नहीं पढ़ेंगे ना तो मजा ही नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार की, लेकिन कैसे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। यानी अब इनके संरचना के आधार पर हम सेंटेंस के टाइप को समझेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू, टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी मुसीबत है नहीं। आपको सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट की जरूरत है और लाइन वैसे लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपका सिंपल सेंटेंस तैयार होगा। क्योंकि ये वेरी सिंपल है इसलिए इसका नाम सिंपल सेंटेंस रखा गया है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, मोनिका इज रीडिंग अ बुक या मोनिका इज रीडिंग अ लेटर। यहाँ पे सब्जेक्ट मोनिका है, वर्ब हमारा यहाँ पे इज राइटिंग है, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंपल है इसलिए इसका सिंपल सेंटेंस हमने नाम धर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं, आप देख रहे होंगे ये सिंपल है, ये भी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये भी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यानी जब हम दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना देता है। इसको एक एग्जांपल से समझें, थोड़ा सा केमिस्ट्री सबने पढ़ा होगा। ठीक है, सबने पढ़ा होगा क्योंकि हमारे एसएससी केमिस्ट्री पूछता है, तो केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। केमिस्ट्री में क्या होता है, आप दो केमिकल लीजिए, दो केमिकल को आपस में मिक्स कर दीजिए और इक्वल करके बताइए क्या बनेगा। केमिस्ट्री में आप कहेंगे सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ऐसे ही दो सिंपल सेंटेंस को आपस में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसे हम इन दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, वो उसका नाम है कंजंक्शन। यानी जो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है वो है कंजंक्शन। ध्यान रखना, ये जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग देते हैं, और इंडिपेंडेंट मीनिंग देते हैं, और दो इंडिपेंडेंट मीनिंग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारी ये लिखी एंड, सो, बिकॉज, देयरफॉर, और भी हो सकती हैं। जब हम कंजंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस, इस टाइप को। तो देखिए, मैंने लिखा राहुल केम हियर, राहुल यहाँ आया, अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग है और सिंपल सेंटेंस है। ही वॉन्टेड माई हेल्प, उसे मेरी मदद चाहिए थी, सिंपल सेंटेंस है और अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा है। दो सिंपल सेंटेंस है, अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग दे भी रहे हैं, तो इनको जोड़ने का काम किसने करा, बिकॉज ने। तो दो इंडिपेंडेंट मीनिंग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन यूज करते हैं। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे क्या मीनिंग निकलने वाला है, राहुल केम हियर बिकॉज ही नीडेड या ही वांटेड माय हेल्प। यानी राहुल यहाँ आया क्योंकि उसे मेरी मदद चाहिए थी। बात समझ आ गई। तो ये था दूसरा टाइप सेंटेंस का। तीसरा टाइप और भी आसान, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है, यानी ये डिपेंडेंट सेंटेंस इस पे इंडिपेंडेंट है, ये जो डिपेंडेंट है इस इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है। बताओ है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? तो यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं ये, जो कि कंजंक्शन होते नहीं है लेकिन कंजंक्शन की तरह यूज किए जाते हैं, हु, whom, which, where, when, as, while, before। ठीक है, ये इनकी बात कर रहा हूं। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम ऐसे कंजंक्शन का यूज करते हैं जो कि अपने आप में क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन कभी कभार कंजंक्शन का यूज एज अ कंजंक्शन की तरह एज अ कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है। तो सेंटेंस हमारा एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा हमारा डिपेंडेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या लिखा, आई हैव अ बुक विच इज वेरी गुड। आई हैव अ बुक अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है और अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है। विच इज वेरी गुड, अगर इस सेंटेंस को पढ़ें, जो कि अच्छी है, अगर मैं इस सेंटेंस को हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस समझ लोगे? नहीं समझ पाओगे, यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका इस पर डिपेंडेंट है। बताओ है नहीं है? तो यानी अगर हम जब ये पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, नहीं तो हम इसको पढ़ के तो समझ सकते हैं, हमारे पास एक बुक है, लेकिन इसको पढ़ के नहीं समझ सकते कि पूरा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होगी। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके के सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, यानी जब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ते हैं और व्हाइल यूजिंग दीज काइंड ऑफ कंजंक्शंस, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ेंगे? क्लोज। बात आती है क्लोज क्या होता है? क्या होता है क्लोज? क्लोज कुछ नहीं होता, जो अब तक पढ़ के आ रहे हैं वही क्लोज है, यानी सेंटेंस। और इस सेंटेंस यानी क्लोज में कोई, इट डजंट मैटर दैट कोई भी सेंटेंस डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये मैटर ही नहीं करता, इट डजंट मैटर। डिपेंडेंट होगा तो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस होगा तो क्लोज होगा, इंडिपेंडेंट है तो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस होगा तो क्लोज होगा। बात समझ आ गई? चलिए, यहाँ पर हमारे सारे के सारी चीजें खत्म हो जाती है, टाइप ऑफ सेंटेंस भी खत्म हो जाते हैं और फंक्शन टाइप सेंटेंस के फंक्शन भी खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है इनकी प्रैक्टिस की। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस की। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करने से पहले हम टेंस और टाइम में फर्क समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसके इन सारे सेंटेंसेस को या इन सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा, अभी कराऊंगा, इसी लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम टेंस और टाइम में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां है टाइम, यहां है टेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब होता है समय, इसका मतलब होता है काल। क्या इसी का अंतर है? काल भी तो समय ही है। कहते हैं तेरा काल निश्चित आ रहा है, यानी तेरा समय निश्चित आ रहा है, एक ही हुए। मैं कह रहा हूं नहीं होते, हम इसको प्रूफ करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, टाइम क्या है? टाइम इज अ स्टेट ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन की अवस्था, यानी अवस्था में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारा टाइम कहलाता है। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट से पहले जाएंगे तो पास्ट और प्रेजेंट से बाद में जाएंगे तो फ्यूचर, ये हमारा टाइम है। प्रेजेंट से थोड़ा पहले जाए तो 7 बज रहे थे और 7 का मतलब एज अ समय, ये पास्ट का एक समय है, पास्ट का टाइम है। ठीक है, पास्ट का टाइम है। क्या पता अभी हम सो रहे हो तो पहले खाना खा रहे होंगे, अभी नहा रहे होंगे तो पहले सो रहे होंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारी स्टेट ऑफ चेंज, चेंज की अवस्था में परिवर्तन दिखाता है। लेकिन इसी समय पे जो पास्ट में हुआ एक्शन या फिर स्टेट, इसी को हम वर्ब पढ़ के आए हैं, हम इसी को वर्ब पढ़ के आए हैं, तो इसी समय पे हुआ एक्शन और स्टेट ही क्या कहलाता है? हमारा टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा टेंस कहलाता है। इसलिए हम टेंस की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं।
A form of verb which indicates an actions or state as at present, past, future. A form of verb which indicates an action or state at present, past and future. सिंपल सी, यानी एक वर्ब की ऐसी फॉर्म जो इंडिकेट करती है किसी भी एक्शन को, किसी भी स्टेट को, वो भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। ये फॉर्म ऑफ वर्ब से क्या मतलब है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मैंने 5 पैटर्न लिखे हुए। पिछले लेक्चर में यानी पिछली वीडियो में यानी क्लास 1 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम वर्ब के पैटर्न्स को लिखते हैं, यानी कितने पैटर्न्स होते हैं वर्ब के। 5 पैटर्न होते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, पहले भी लिखवाए थे। ठीक है, तो हमने टेंस और टाइम को समझा, यानी टेंस और टाइम में डिफरेंस है। टेंस हमारा क्या बताता है, जो टाइम पे हुआ एक्शन या फिर स्टेट, जिस टाइम पे हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं। जैसे 7 बजे हम खाना खा रहे हैं तो ये हमारा टेंस है, 7 बजे हम पानी पी रहे हैं तो हमारा एक्शन है। लेकिन यूं समझ लो, आपको एक कमरा है, कमरे में आपको बंद कर दिया गया है, सुबह से लेकर शाम हो गई, आपको मैंने कमरे में बंद कर रखा है। इस बीच आप में दोपहर भी पड़ी, इस बीच आपको शाम भी आई। दोपहर में आपको भूख लगने लगी, पेट को भूख, प्यास लगने लगी अंदर बैठे बैठे। क्यों क्यों लगने लगी? क्योंकि आपकी अवस्था में चेंज आया, आपके समय में चेंज आया, तभी तो आपको प्यास लगी, तभी आपको प्यास लगी। लेकिन जब आपने पानी पिया तो वो टेंस था। यानी प्यास लगना और पानी पीना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर हम कमरे में बंद हो जाए तो हमारी बॉडी खुद ब खुद पानी मांगेगी, खुद ब खुद खाना मांगेगी, तो ये टाइम है। और जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उस एक्शन को करते हैं, तो वो हमारा टेंस होता है, वो हमारा टेंस होता है। बताओ टाइम और टेंस में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन समझते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है ये कि टाइम और टेंस में क्या रिलेशन है। टाइम और टेंस में क्या रिलेशन है? क्या टेंस और टाइम इक्वल होते हैं? तो आप कहोगे नहीं, नहीं होते, नहीं होते इक्वल। क्यों नहीं होते? क्या मैंने अभी आपको बताया कि पानी प्यास लगना और पानी पीना क्या दोनों सेम बातें हैं? कहोगे नहीं, तो बता चुका हूं। ठीक है, तो टाइम और टेंस नहीं हो सकते इक्वल। अब बात आती है कि क्या टेंस बड़ा होता है टाइम से? क्या टेंस बड़ा होता है टाइम से? समझते हैं, मैंने लिखा नहीं, क्यों नहीं। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आपको प्यास नहीं लगती तो क्या आप पानी पीते? यानी जो काम हो रहा है इस समय के हिसाब से हो रहा है, यानी समय बड़ा बलवान है, जब बलवान है तो बड़ा भी है, तो यानी टेंस कभी टाइम से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन टेंस छोटा हो सकता है टाइम से, यानी टाइम बड़ा है टेंस से। तो ये वाली कंडीशन एकदम करेक्ट है, ये वाली कंडीशन एकदम आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, टेंस और टाइम में जो रिलेशन होता है वो टाइम इज ग्रेटर देन टेंस। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमने अपने बेस इंग्लिश के बेसिक को पूरा खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपने चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, अपने टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ये रहे, ठीक है, इनको समझते हैं। देखिए ठीक है, देखिए मैंने लिखा हुआ है संजीव वॉज वेटिंग फॉर मोहन। संजीव वॉज वेटिंग फॉर मोहन। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये बताना बहुत ही आसान हो, क्योंकि अब हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं, और अगर इस पे एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो सोने पे सुहागा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे देखेंगे संजीव को, संजीव क्या है,
संजीव को देखें, संजीव हमारा सब्जेक्ट है। वॉज और वेटिंग को देखें तो हेल्पिंग और मेन वर्ब है। फॉर और मोहन, फॉर मोहन को देखें तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का वर्ब और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा कौन सा सेंटेंस बनेगा? एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो कैसा है? सिंपल। कैसा है? सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड वन देखेंगे, शिया केम एंड हर ब्रदर, शिया केम एंड हर ब्रदर मेट हर। जब पढ़ते हैं तो शिया केम अपने आप में एक सेंटेंस है, हर ब्रदर मेट हर अपने आप में एक सेंटेंस है। ठीक है, यानी अगर हम शिया केम को देखें अपने आप में सेंटेंस है, हर ब्रदर मेट हर अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है और अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहे हैं दोनों। जब दो इंडिपेंडेंट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है, किसकी मदद से? एक कंजंक्शन की वजह से, जो कि एंड हमारा कंजंक्शन है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस होता है? ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है? कंपाउंड होता है। कैसा होता है? कंपाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शी मेट द ओल्ड मैन, शी मेट द ओल्ड मैन who was, she met the old man who was a professor। जब मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा तो मुझे तो इसका मीनिंग समझ में आ गया, लेकिन जब हम इसे तोड़ेंगे तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि कैसा सेंटेंस है, कौन सी टाइप का सेंटेंस है। तो लिखा है इसमें she met the old man। जब मैं इसे पढ़ूंगा she met the old man, अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसे पढ़ूं was a professor, तो ये तो अपने आप में एक डिपेंडेंट मीनिंग देगा। ठीक है, डिपेंडेंट सेंटेंसेस है, यानी सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है जो कि शी मेट द ओल्ड मैन वाले सिंपल सेंटेंस पर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर डिपेंडेंट है। डिपेंड है नहीं है? डिपेंड, बिल्कुल डिपेंड है। और जब हम एक इंडिपेंडेंट यानी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं तो हम कुछ कंजंक्शन का यूज करते हैं, वो भी एज अ कंजंक्शन, वो होते नहीं है, वो एज अ कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, जैसे हु, वाइल, whom, which, before, ये सब। तो ये रहा हु, ये रहा हु। तो यानी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और हु वाज अ परफेक्ट डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ये जब हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस डिपेंडेंट के साथ जोड़ते हैं, वो भी एज अ कंजंक्शन यूज होने वाले वर्डों के साथ, तो ये हमारे बनते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स। आगे देखें, आगे देखें, चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ वन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ इट रेन्ड, इफ इट रेन्ड आई वुड कैंसिल द मीटिंग, आई वुड कैंसिल द मीटिंग। यानी अगर बारिश होती है तो मैं अपनी मीटिंग को कैंसिल कर दूंगा। नहीं हुई तो क्या करोगे? मीटिंग को कैंसिल करोगे? नहीं करोगे। अगर बारिश हुई तो मीटिंग को कैंसिल करोगे, अगर नहीं हुई तो मीटिंग चलेगी। ठीक है, मीटिंग होगी। यानी जो आई वुड कैंसिल द मीटिंग वाला सेंटेंस है, पूरा का पूरा डिपेंड है किस पर? रेन पर। रेन हुई तो कैंसिल होगी मीटिंग, नहीं हुई तो कैंसिल नहीं होगी मीटिंग। ठीक है, और जब कोई भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस डिपेंडेंट सेंटेंस इंडिपेंडेंट पर क्या होता है? डिपेंड होता है, यानी उसके बिना कोई वजूद नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब कहोगे यहां तो कोई हु, whom, which, while का यूज नहीं किया गया। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। तो इसलिए हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। अगर समझ लेंगे
तो कहीं भी गलती नहीं करेंगे, और रट लेंगे तो बस जो चीज रटी है वहां गलती नहीं करेंगे, बाकी हर जगह गलती करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़े, एक लास्ट सेंटेंस है, फिर हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। लास्ट देखते हैं। किरण हेल्प्ड नैतिक बिकॉज ही नीडेड मनी। मैं पढ़ूं, किरण हेल्प्ड नैतिक, किरण हेल्प नैतिक, ही नीडेड मनी। दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहे हैं, बल्कि और सिंपल सेंटेंस भी है। और जब दो सिंपल सेंटेंस को एक कंजंक्शन बिकॉज के साथ जोड़ा जाए तो बताइए क्या बनेगा, ये हमारा कौन सा टाइप का सेंटेंस बनेगा। तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा। कौन सा बनेगा, कंपाउंड बनेगा, COMPOUND। कौन सा बनेगा, कंपाउंड बनेगा। बात समझ में आ गई, कौन सा बनेगा, कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपके साथ ये सेंटेंस भी करा दिए, इनकी प्रैक्टिस भी करा दी, इनको समझ भी लिया, इनको समझा भी दिया। ठीक है, और अब इस वीडियो में इतना ही, और हमारे इस वीडियो में या इस लेक्चर तक हमारी इंग्लिश की एक बेसिक जानकारी समाप्त हो चुकी है। और अगली क्लास से या फिर अगले लेक्चर से, अगली वीडियो से हम एक नए टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। और आज हमने जितना भी पढ़ा, आज हमने यहाँ से लेके जितना भी पढ़ा, ठीक है, जितना भी पढ़ा वो सब इंपॉर्टेंट था। और अगर कुछ समझ में ना आया हो या कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपका डाउट क्या है, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी की चीजें हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे। और बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आपके लिए शुरुआत की गई है। और जो बिगनर है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये सारी चीज, ये सारी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितनी हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी का भला करते हो तो आपका भला संभव है। ठीक है, आपका भला संभव है कि आपका भला होना ही होना है। लेकिन अगर आप अपने भले के चक्कर में दूसरे का भला नहीं करते, क्योंकि उसका भला ना हो जाए तो शायद आपका भी भला ना हो पाए। ठीक है ना, इसलिए हमें दूसरों का भला करते रहना चाहिए ताकि अपना भला अपने आप होता रहे। ठीक है ना, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आए की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी अगले टॉपिक के साथ, हम समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।